गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 विच इज मटेरियल कॉस्ट। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है 95%। मीन्स ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में इस चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत लॉजिकल चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट, ये चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए बना है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ही मटेरियल का यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का क्या काम होता है? वो मटेरियल को परचेज करते हैं। मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं। उस रॉ मटेरियल को वो फैक्ट्री में प्रोसेस करते हैं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिनिश गुड्स को सेल कर देते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उनको मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। मटेरियल के बिना वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे? अगर मैं ये कहूं कि कॉस्ट का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो मटेरियल कॉस्ट है, तो वो गलत नहीं है। हमारी जो टोटल कॉस्ट है उसमें मेजर पोर्शन मटेरियल कॉस्ट का होता है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में, मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मटेरियल बहुत मेजर पोर्शन कवर करता है। तो इसीलिए ये चैप्टर भी हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इस चैप्टर में करना क्या है? मटेरियल कॉस्ट करना क्या है? मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन में कि हम कॉस्टिंग क्यों करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको 4 बताए, जिसमें से फर्स्ट 2 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताए। सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम कॉस्टिंग करते हैं। इस चैप्टर का पर्पस भी मेनली 2 पर्पस है। फर्स्ट, मटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट करना, और सेकंड, मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना। मेन जो इस चैप्टर का पर्पस है वो 2 मेन पर्पस है। मटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट करना और मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना। मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना, या फिर हम इसको स्टोर्स मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। हम इसको क्या कह सकते हैं? स्टोर्स मैनेजमेंट। स्टोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? स्टोर्स मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें सबसे पहले तो समझना पड़ेगा स्टोर को। स्टोर क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल को हम परचेज करते हैं। कहां से परचेज करते हैं? मार्केट से परचेज करते हैं। मार्केट में रॉ मटेरियल को सप्लाई करने के लिए सप्लायर होते हैं, हम उनसे रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, राइट। सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद हम उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लेकर आते हैं। हम उस रॉ मटेरियल को कहां लेकर आते हैं? फैक्ट्री में। फैक्ट्री वो जगह है जहां पर हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। हमने रॉ मटेरियल परचेज किया सप्लायर से और फैक्ट्री में लेकर आए। फैक्ट्री में एक अलग से जगह होती है, और उस जगह को पता है हम क्या कहते हैं? हम उस जगह को कहते हैं स्टोर। हम रॉ मटेरियल सप्लायर से परचेज करते हैं और उसको ले जाकर रख देते हैं स्टोर में। अब जैसे जैसे रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जैसे जैसे रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, स्टोर से वो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में प्रोसेस करने के लिए ट्रांसफर होता रहता है। स्टोर भी फैक्ट्री में ही होता है। तो फैक्ट्री में एक अलग से जगह बनाई जाती है स्टोर के लिए। फैक्ट्री में एक अलग से जगह बनाई जाती है स्टोर के लिए, और बाकी की जगह पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है। तो हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद उसको स्टोर में ले जाकर रख देते हैं, और जैसे जैसे हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन करने के लिए,
हम वैसे वैसे स्टोर में से रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में ट्रांसफर करते हैं उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप समझ गए स्टोर कौन सी जगह होती है। स्टोर फैक्ट्री में ही होती है, बट फैक्ट्री में अलग से एक जगह बना दी जाती है कि रॉ मटेरियल को खरीदने के बाद हम ले जाकर रख देंगे स्टोर में। जैसे आपके घर पे भी ऐसा होता है, आपके घर पे भी खाना कहाँ बनता है? किचन में। और किचन के साथ ही एक और जगह होती है जिसको हम कहते हैं स्टोर। हम जो भी मार्केट से सामान खरीदते हैं, किचन से रिलेटेड जो भी सामान खरीदते हैं, वो हम कहाँ ले जाकर रख देते हैं? स्टोर में ले जाकर रख देते हैं। फिर हम किचन में उतना सामान लेकर आते हैं रोज का रोज जितना हमें खाना बनाने के लिए जरूरत पड़ती है, राइट। तो स्टोर वो जगह है जहां पर हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, उसको स्टोर में ले जाकर रख देते हैं। स्टोर होता फैक्ट्री में ही है। और फिर जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती है, जितनी मटेरियल की जरूरत पड़ती है, हम स्टोर में से वो मटेरियल लेते रहते हैं, राइट। तो ये जगह हो गई स्टोर। हम इसको थोड़ा ऐसा भी समझ सकते हैं, देखो सप्लायर से हमने रॉ मटेरियल परचेज किया और वो रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद हमने स्टोर में ले जाकर रख दिया। ये एक मैंने स्टोर का एक यहाँ पर पिक्चर ली है, एक एग्जाम्पल के हिसाब से पिक्चर ली है। हम रॉ मटेरियल सप्लायर से परचेज करते हैं और उसको परचेज करने के बाद फैक्ट्री में स्टोर में ले जाकर रख देते हैं। फिर जैसे जैसे फैक्ट्री में हमें ज़रूरत पड़ती है रॉ मटेरियल की, स्टोर में से मटेरियल फैक्ट्री में इश्यू होता रहता है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो आप बिल्कुल समझ गए स्टोर क्या होता है। फैक्ट्री में ही होता है, ये पूरा फैक्ट्री प्रीमाइजेस है, उसी के अंदर स्टोर है और यहाँ पर ही सारी मशीन्स और सारे वर्कर काम कर रहे हैं। तो स्टोर हमने एक अलग से जगह रखी कि मटेरियल परचेज किया, उसको स्टोर में ले जाके रखा, फिर जितनी ज़रूरत पड़ी उतना अपने फैक्ट्री में लिया, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। फिर हो सकता है ये जो हम फैक्ट्री में स्टोर में से मटेरियल ले रहे हैं वो हो सकता है एक दिन में एक बार, या एक दिन में 2-4 बार, या हो सकता है एक वीक का मटेरियल एक साथ स्टोर से हमने फैक्ट्री में लिया और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फिर नेक्स्ट वीक और मटेरियल हम लेंगे स्टोर से और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है कि मटेरियल कितने कितने टाइम से लेंगे वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है, राइट। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मटेरियल कॉस्ट, बेसिकली इट इज स्टोर्स मैनेजमेंट। मतलब ये जो स्टोर है हमें इसको मैनेज करना है, हमें स्टोर्स को मैनेज करना है। अब स्टोर को मैनेज करने का मतलब क्या? व्हाट इज स्टोर मैनेजमेंट? स्टोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? स्टोर्स मैनेजमेंट क्यों करते हैं और स्टोर्स मैनेजमेंट कैसे करते हैं? अगर हमने ये 3 क्वेश्चन के आंसर समझ लिए तो हमें ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। स्टोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, स्टोर्स मैनेजमेंट क्यों करते हैं और स्टोर्स मैनेजमेंट कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम पहले 2 पॉइंट को तो डिस्कस करेंगे, व्हाट इज स्टोर्स मैनेजमेंट और हम स्टोर्स मैनेजमेंट क्यों करते हैं। मतलब अगर स्टोर्स मैनेजमेंट नहीं किया जाए तो उससे क्या नुकसान होगा। तो स्टोर्स मैनेजमेंट क्यों करते हैं आज हम ये समझेंगे, स्टोर्स मैनेजमेंट क्या होता है आज हम समझेंगे, और स्टोर्स मैनेजमेंट कैसे करते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में वही तो दे रखा है, स्टोर्स मैनेजमेंट कैसे करते हैं, राइट। तो स्टोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और स्टोर्स मैनेजमेंट कैसे करते हैं। देखो स्टोर्स मैनेज करता कौन है? स्टोर्स मैनेज करता है स्टोर कीपर। ये जो बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर स्टोर को मैनेज करने के लिए स्टोर कीपर होता है। अगर बहुत बड़ा स्टोर है तो हो सकता है एक से ज़्यादा स्टोर कीपर होते हैं। तो स्टोर कीपर 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, राइट। स्टोर कीपर स्टोर को मैनेज करता है। अब वो क्या मैनेज करता है?
स्टोर कीपर को क्या मैनेज करना होता है। बहुत आराम से इसको समझ सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं कि हमें स्टोर को मैनेज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और स्टोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। स्टोर्स मैनेजमेंट का मतलब, स्टोर्स मैनेजमेंट का मतलब, व्हाट इज स्टोर्स मैनेजमेंट। स्टोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और अगर स्टोर मैनेज नहीं किया जाए तो उसका क्या नुकसान होगा, वो नुकसान नहीं हो, इसीलिए हम स्टोर को मैनेज करते हैं। स्टोर्स मैनेजमेंट में कुछ पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं। व्हाट इज स्टोर मैनेजमेंट। फर्स्ट, टाइमली परचेज ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल को टाइम पे परचेज करना। देखो मैंने अभी आपको बताया कि हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए। फैक्ट्री में मशीन है, फैक्ट्री में लेबर काम कर रही है, और फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रही है, मशीनें काम कर रही है, वो क्या काम कर रही है, वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही है, राइट। अब अगर रॉ मटेरियल ही कभी मान लो अवेलेबल नहीं है तो फैक्ट्री तो बंद हो गई। मान लो हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट है आज, फैक्ट्री में मटेरियल की रिक्वायरमेंट है आज। हमने स्टोर कीपर से बात की कि हमें आज 10,000 kg रॉ मटेरियल की जरूरत है। स्टोर कीपर ने कहा मटेरियल तो स्टोर में अवेलेबल ही नहीं है, हमने मटेरियल खरीदा ही नहीं, भूल गए या कुछ भी हो गया, हम मटेरियल नहीं खरीद पाए। तो आप सोचो मटेरियल स्टोर में है ही नहीं। अब अगर मटेरियल स्टोर में नहीं है तो ये जो वर्कर है ये तो पूरे खाली हो गए। वर्कर खाली बैठे, आइडल बैठे, मशीन खाली हो गई। फैक्ट्री एक तरीके से जब तक अब मटेरियल नहीं आता तब तक फैक्ट्री हमारी बंद है। कितना नुकसान हो रहा है। सारे लेबर खाली बैठे हैं, उनको पेमेंट तो वैसे के वैसे देना है, मशीनें सारी खाली पड़ी है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है, स्टोर कीपर की गलती की वजह से। उसने मटेरियल परचेज ही नहीं किया। अब वो मटेरियल परचेज ही नहीं किया तो मटेरियल वो इश्यू कैसे करेगा, मटेरियल वो देगा कैसे, राइट। तो हम स्टोर मैनेजमेंट में सबसे पहले देखते हैं टाइमली परचेज ऑफ मटेरियल। हमें मटेरियल को टाइम पे परचेज करना है, मतलब जब फैक्ट्री में मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो उस समय उतना मटेरियल स्टोर में अवेलेबल रहना चाहिए। कम से कम उतना मटेरियल तो अवेलेबल रहना चाहिए। मतलब जैसे ही रिक्वायरमेंट आई स्टोर कीपर ने मटेरियल का बिल्कुल अवेलेबल है, आप ले जाइए। मतलब मटेरियल की वजह से फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए, मटेरियल की वजह से फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। अब मान लो हमने स्टोर मैनेज नहीं किया, हम अगर मटेरियल को टाइम पे परचेज नहीं करते हैं तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मान लो फैक्ट्री में मटेरियल चाहिए और मटेरियल स्टोर कीपर परचेज करना ही भूल गया, 2 दिन तक स्टोर में मटेरियल अवेलेबल ही नहीं हुआ, तो 2 दिन तक फैक्ट्री बंद। तो 2 दिन में जो फैक्ट्री में काम हो सकता था, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी का लॉस हो गया, कितना प्रोडक्शन का लॉस हुआ और कितना सेल्स का नुकसान हुआ। अच्छा, लेबर को पेमेंट करना पड़ रहा है वो अलग। तो ये सारे नुकसान, अगर आपको इन नुकसान से बचना है तो आपको स्टोर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपको मटेरियल टाइम पे परचेज करना पड़ेगा। मतलब जब कभी फैक्ट्री में मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो, स्टोर में वो मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, राइट। तो स्टोर मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मटेरियल को टाइमली परचेज करते हैं। और ऐसा नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। सेकंड, मिनिमम परचेज प्राइस। मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट कंट्रोल करना हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर हमने कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया, अगर हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई तो हमारी सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा होगी, और अगर हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तो हम मार्केट से आउट हो सकते हैं। हमें मार्केट में अगर सर्वाइव करना है, कंपटीशन में सर्वाइव करना है, तो हमारी सेलिंग प्राइस भी रीजनेबल होनी चाहिए, और रीजनेबल सेलिंग प्राइस के लिए हमारी कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो हमें परचेज प्राइस को मिनिमम रखना है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हमें
घटिया मटेरियल परचेज करना है, लो क्वालिटी का मटेरियल परचेज करना है, बिल्कुल नहीं। हमें जब मटेरियल परचेज करना है तो हमें अलग अलग सप्लायर से कोटेशन लेना है, प्रॉपर तरीके से नेगोशिएशन करना है, और उसके बाद बेस्ट सप्लायर से मटेरियल परचेज करना है जो हमें बेस्ट प्राइस दे सके। आप समझे? मिनिमम परचेज प्राइस का मतलब नहीं है कि लो क्वालिटी ऑफ मटेरियल हमने परचेज कर लिया, इससे हमारे आउटपुट की क्वालिटी भी तो खराब हो जाएगी, तो मार्केट से वैसे ही हम बाहर हो जाएंगे। हमें क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल तो एकदम बेटर परचेज करनी है, बट हमें प्रॉपर तरीके से नेगोशिएशन करना है, कोटेशन मंगाना है, कौन कौन ये मटेरियल कहाँ का अवेलेबल हो सकता है, कहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, किस रेट पे अवेलेबल हो सकता है, ये सारी नॉलेज हमें अपने पास रखनी है, तो हम बेस्ट सप्लायर को मटेरियल परचेज करने का ऑर्डर दे सके। तो स्टोर मैनेजमेंट, अगर हमने स्टोर मैनेजमेंट नहीं किया तो हो सकता है परचेज प्राइस ज़्यादा लग जाए, और अगर परचेज प्राइस ज़्यादा लग गई तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, कॉस्ट ज़्यादा हो गई तो सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी, और सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी तो आप समझ सकते हो कंपटीशन के माहौल में हमारी क्या हालत होगी। थर्ड, प्रॉपर इश्यू ऑफ मटेरियल। स्टोर कीपर का जो मेन काम है वो मटेरियल परचेज करना और उस मटेरियल को इश्यू करना, राइट। तो मटेरियल इश्यू करना मतलब टाइम पर जैसे ही रिक्वायरमेंट रेज हो, जैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है कि मुझे मटेरियल चाहिए, हाथों हाथ मटेरियल इश्यू हो जाना चाहिए, टाइम लैग नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिक्वेस्ट आई मॉर्निंग में और इवनिंग तक मटेरियल इश्यू हो रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर मॉर्निंग में रिक्वेस्ट आई है तो इमीडिएटली मटेरियल इश्यू हो जाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से मटेरियल इश्यू होना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में मटेरियल इश्यू होना चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बिल्कुल भी हमें बंद नहीं करना है, आप समझे। ऐसा नहीं हो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल की वजह से कभी भी मशीन हमारी बंद नहीं होनी चाहिए, लेबर काम होने बंद नहीं होने चाहिए, वो काम कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए। तो स्टोर कीपर की ड्यूटी है कि वो टाइमली मटेरियल को इश्यू करे, प्रॉपर जितनी क्वांटिटी उन्होंने रिक्वेस्ट की है उतनी क्वांटिटी में मटेरियल इश्यू करे। इट इज प्रॉपर इश्यू ऑफ मटेरियल। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप समझ सकते हो कि अगर हमने टाइमली मटेरियल इश्यू नहीं किया तो हो सकता है फैक्ट्री में प्रोडक्शन में इंटरप्शन आए, हो सकता है कुछ टाइम के लिए फैक्ट्री बंद करनी पड़े, प्रोडक्शन बंद करना पड़े, लेबर आइडल हो सकते हैं, मशीन आइडल हो सकती है, राइट। फोर्थ, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल। आपने अपने घर में स्टोर देखा होगा, पता है आपके घर में स्टोर को कौन मैनेज करते हैं? आपके घर में स्टोर को मैनेज करती है आपकी मदर। कभी आप स्टोर में जाके देखना, सारा जो सामान है बड़े ही व्यवस्थित तरीके से पड़ा रहता है, कौन सा सामान कहाँ पर पड़ा है मम्मी को सारी नॉलेज रहती है, सही तरीके से डिब्बे में पैक करके सामान पड़ा रहता है। अच्छा, कौन से डिब्बे में कौन सा सामान पड़ा है, उसके बाद डिब्बे के ऊपर ही एक टैग लगा होता है कि इसके अंदर चीनी है, इसके अंदर चावल है, इसके अंदर ये सामान पड़ा है, राइट। तो प्रॉपर तरीके से मम्मी ने स्टोरेज किया हुआ है। एक होता है प्रॉपर तरीके से नहीं रखना, मिसमैनेजमेंट, कोई सामान कहाँ पड़ा है, कोई सामान कहाँ पड़ा है, किसी एक सामान को ढूंढने के लिए पूरा स्टोर आपको अस्त व्यस्त करना पड़ता है, तब जाके पता चलता है अच्छा वो सामान यहाँ पड़ा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो स्टोरेज करना है वो प्रॉपर तरीके से स्टोरेज करना है। जैसे ही मटेरियल की रिक्वायरमेंट आए हमें पता है कि ये सामान कहाँ पर पड़ा है, व्यवस्थित रूप से पड़ा है। इससे क्या होगा, वेस्टेज कम होगी और हमें बिना टाइम खराब किए मटेरियल मिल जाएगा। तो ये भी स्टोर मैनेजमेंट का काम है। स्टोरेज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जो सामान पड़ा हो वो प्रॉपर तरीके से पड़ा हो, व्यवस्थित रूप से पड़ा हो, और जैसे ही हमारे पास स्टोर के लिए मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट मिले हम वो सामान इमीडिएटली इश्यू कर सके, राइट। इट इज प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है वेस्टेज हो जाए, हो सकता है कि हमें सामान को ढूंढने में बहुत मुश्किल हो, कौन सा सामान कहाँ पड़ा है पता ही नहीं चल रहा है, राइट।
फिफ्थ, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टोर डेटा। स्टोर के डेटा मतलब हम स्टोर के डेटा का मतलब क्या होता है? स्टोर के डेटा में तीन चीजें आ सकती है। एक तो परचेज करना, ये स्टोर का डेटा हो गया। एक हमने मटेरियल इश्यू किया, ये स्टोर का डेटा। और एक बैलेंस मतलब स्टॉक कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, हमारे पास स्टोर में कितना गुड्स पड़ा है, उसका डेटा। तो परचेज की रिकॉर्डिंग, इश्यू की रिकॉर्डिंग और बैलेंस की रिकॉर्डिंग, इसको हमें प्रॉपर तरीके से करनी होती है। इट इज़ पार्ट ऑफ स्टोर मैनेजमेंट। आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं स्टोर्स मैनेजमेंट के लिए, स्टोर डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए सॉफ्टवेयर मिलते हैं, जो केवल स्टोर के डेटा को कैसे मेंटेन करना है उसी के लिए वो सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग करता है। तो हमें प्रॉपर तरीके से स्टोर के डेटा को रिकॉर्ड करना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर हमने प्रॉपर स्टोर के डेटा को मेंटेन नहीं किया तो? सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मटेरियल हमारे पास कितनी क्वांटिटी में है। अगर हमें यह पता नहीं चलेगा कि हमारे पास कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी में पड़ा है तो हम उसको खरीदेंगे कैसे? हमें पता ही नहीं कि खरीदना कब है, कौन सा मटेरियल कब खत्म हो गया, कब ज़्यादा हो गया, हमें पता ही नहीं चलेगा। अदरवाइज अगर हम पूरा डेटा रखेंगे तो हमें हमेशा पता रहता रहेगा कि हमारे पास कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी में पड़ा है। क्वांटिटी अगर कम होती है तो इसको वापस से खरीदना है। ये सारी डिटेल हम आराम से, ये सारा कुछ हम आराम से मैनेज कर सकते हैं अगर हम स्टोर्स मैनेजमेंट करते हैं तो। मिनिमम वेस्टेज ऑफ मटेरियल, स्टोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड मिनिमम वेस्टेज। अब मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया मिनिमम वेस्टेज, तो आप सोच रहे हो कि सर वेस्टेज होती क्यों? थोड़ी बहुत तो वेस्टेज होती है जनरली। आप अपने घर में भी देखोगे ना, तो जब दिवाली पर घर की सफाई होती है तो स्टोर की भी सफाई होती है, तो थोड़ा बहुत तो सामान बाहर जाता ही जाता है। थोड़ा बहुत, हो सकता है आपके घर से नहीं जाता होगा, बट जनरली ऐसा होता है, थोड़ा बहुत तो कुछ वेस्टेज होता ही होता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि वेस्टेज बहुत मिनिमम होनी चाहिए। वेस्टेज अगर हो रही है तो मिनिमम, और कोशिश करो कि बिल्कुल ना हो, राइट। और अवॉइड अंडर एंड ओवर स्टॉकिंग। स्टोर्स मैनेजमेंट का बहुत मेजर पार्ट है अंडर स्टॉकिंग और ओवर स्टॉकिंग को अवॉइड करना। मतलब अंडर स्टॉकिंग भी नहीं हो और ओवर स्टॉकिंग भी नहीं हो। व्हाट इज अंडर स्टॉकिंग? रिक्वायरमेंट से कम स्टॉक रखना, रिक्वायरमेंट से कम स्टॉक रखना इज अंडर स्टॉकिंग। अगर अंडर स्टॉकिंग होती तो क्या होगा? अगर हम रिक्वायरमेंट से कम स्टॉक रखेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? प्रोडक्शन बंद हो सकता है, प्रोडक्शन बंद हो सकता है क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट जितना भी मटेरियल नहीं है। और प्रोडक्शन बंद हो गया, लेबर आइडल हो सकते हैं, मशीन आइडल हो सकती है, बहुत सारे नुकसान है। अगर ओवर स्टॉकिंग रखा तो रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान, फर्स्ट, इंटरेस्ट का लॉस। भाई स्टॉक आता कैसे? स्टोर में मटेरियल का स्टॉक रहता है, वो हमने परचेज किया होगा तभी तो आया होगा, परचेज किया होगा तभी तो हमारे पास स्टॉक आया होगा। अब परचेज करने का मतलब है हमने पेमेंट किया। अब अगर आप ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करते हो तो आपका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा स्टॉक में पड़ा है जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी आपको। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है? इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है। अगर आप कहीं से आपने फंड अरेंज किया है तो आपको वहाँ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। आप कम स्टॉक से भी काम चला सकते थे तो कम इंटरेस्ट से भी काम चला सकते थे, बट आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे करो क्योंकि आपने ओवर स्टॉकिंग की। ओवर स्टॉकिंग का दूसरा बड़ा नुकसान वेस्टेज। ज़्यादा स्टॉक होगा तो वेस्टेज भी ज़्यादा होगा, एटसेट्रा। ऐसा नहीं है कि केवल इन सब को, और भी एक दो पॉइंट हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, मगर हमने मेजर सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड कर लिए। तो ये चैप्टर बेसिकली दे रखा है स्टोर्स मैनेजमेंट। मतलब अगर मैं इस चैप्टर को नाम मटेरियल कॉस्ट नहीं देकर स्टोर्स मैनेजमेंट भी दूं तो भी ठीक है, मतलब चलेगा। स्टोर्स मैनेजमेंट ही बेसिकली इस चैप्टर में दे रखा है। मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट या स्टोर्स मैनेजमेंट, आप इस चैप्टर को नाम दे सकते हो। तो स्टोर्स मैनेजमेंट क्या होता है?
और स्टोर्स मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। मान लो एक कंपनी में आपको स्टोर कीपर बना दिया जाता है। अब आपको ये तो पता है कि मुझे स्टोर्स मैनेज करना है, और स्टोर्स मैनेज क्या करना है ये भी आपको समझ में आ गया कि मटेरियल टाइम पे परचेज करना है, परचेज प्राइस मिनिमम प्रॉपर बार्गेनिंग करके मटेरियल खरीदना है, प्रॉपर स्टोरेज करना है, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वेस्टेज कम से कम होना चाहिए, ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी है, अंडर स्टॉकिंग नहीं करनी है। ये सब तो समझ में आ गया कि मुझे ये सब कुछ करना है, बट ये करना कैसे है? स्टोर्स मैनेजमेंट की टेक्निक्स, स्टोर्स मैनेज तो करना है बट करते कैसे? हाउ टू मैनेज स्टॉक। हमें इस चैप्टर में स्टोर मैनेज करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स दे रखी है, और वो जैसे ही सारी टेक्निक हम कंप्लीट करेंगे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हमें इस चैप्टर में स्टोर्स मैनेजमेंट की टेक्निक्स दे रखी है कि स्टोर्स मैनेजमेंट करें कैसे, स्टोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों करते हैं, समझ में आ गया, बट स्टोर्स मैनेजमेंट करें कैसे? तो स्टोर्स मैनेजमेंट की बहुत सारी टेक्निक्स है, जिसमें कुछ थियोरेटिकल टेक्निक्स है, वो तो हम थियोरी के साथ पढ़ेंगे, मगर जो प्रैक्टिकल टेक्निक्स है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं, अभी हम वो सारी टेक्निक को डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर दे रखे हैं हमें टोटल 5 टेक्निक्स ऑफ स्टोर्स मैनेजमेंट। स्टोर्स मैनेजमेंट की सबसे पहली टेक्निक दे रखी है वेरियस टाइप ऑफ स्टॉक लेवल, वेरियस टाइप ऑफ स्टॉक लेवल। सेकंड टेक्निक दे रखी है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको शॉर्ट में EOQ भी कहते हैं, EOQ। थर्ड टेक्निक इज ABC एनालिसिस। फोर्थ टेक्निक इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एंड फिफ्थ टेक्निक इज स्टोर्स लेजर। आई थिंक आपको स्टोर्स लेजर के बारे में कुछ आइडिया शायद रहेगा। स्टोर्स लेजर में वो FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, वो सारे जो मेथड हम यूज करते हैं वो सब स्टोर लेजर में आते हैं। इस चैप्टर में हम इन 5 टेक्निक को पढ़ेंगे 1 बाय 1, और हर टेक्निक के हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस 5 टेक्निक के अलावा इसमें हम 2 पॉइंट और पढ़ेंगे। वो टेक्निक नहीं है, वो टेक्निक्स ऑफ स्टोर मैनेजमेंट नहीं है, मगर 2 टॉपिक हम और पढ़ेंगे। एक मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन, मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन, उसको भी हम पढ़ेंगे, और एक हम इसमें पढ़ेंगे स्टॉक आउट, स्टॉक आउट, स्टॉक आउट कॉस्ट। मतलब हमें ये 7 टॉपिक पढ़ने हैं, और 7 टॉपिक पढ़ने से, 7 टॉपिक को कंप्लीट करने से हमारा ये चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसमें भी ये जो फर्स्ट 2 टेक्निक है, पहली 2 टेक्निक, फर्स्ट और सेकंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये जो फर्स्ट टेक्निक है वेरियस टाइप ऑफ स्टॉक लेवल, और सेकंड है EOQ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो इस चैप्टर में ये पहली 2 टेक्निक है। ABC एनालिसिस, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टोर लेजर, मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन, स्टॉक आउट कॉस्ट, ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है। मतलब हार्डली इनमें से कोई क्वेश्चन बनता है, कभी से बन जाता है 10-12 साल में कोई एक बार। मगर ये जो है वेरियस टाइप ऑफ स्टॉक लेवल और EOQ, जनरली इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इस चैप्टर में से, राइट। तो चैप्टर मटेरियल कॉस्ट क्या दे रखा है वो मैंने आपको बताया कि हमें स्टोर मैनेज करना है। स्टोर्स मैनेजमेंट क्या होता है वो मैंने आपको बताया। स्टोर्स मैनेजमेंट क्यों करते हैं, अगर नहीं करे तो क्या होगा, ये मैंने आपको बताया। और स्टोर मैनेजमेंट की टेक्निक्स के नाम मैंने आपको बताए। अब हर एक टेक्निक को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। नेक्स्ट क्लास में हम स्टोर्स मैनेजमेंट की फर्स्ट टेक्निक को स्टार्ट करेंगे, विच इज वेरियस टाइप ऑफ
स्टॉक लेवल। वेरियस टाइप ऑफ स्टॉक लेवल हम डिस्कस करेंगे और EOQ इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इन दोनों के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, मतलब लेवल और EOQ, ये जो फर्स्ट और सेकंड टेक्निक है इसके क्वेश्चन कुछ मिक्स दिए हुए, मतलब क्वेश्चन में लेवल भी कैलकुलेट करना होता है, EOQ भी कैलकुलेट करना होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले हम लेवल को डिस्कस करेंगे, फिर हम EOQ को डिस्कस करेंगे, फिर इन दोनों के क्वेश्चन एक साथ करेंगे, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हम नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट टेक्निक को डिस्कस करेंगे, वेरियस टाइप ऑफ स्टॉक लेवल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।